नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी शिक्षण का पेपर नंबर 8 लेकर आया हूं। 30 महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण के और शिक्षण विधियों के देखने को मिलेंगे। देखिएगा, रीट एग्जाम 2022 के लिए और एमपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। रीट एग्ज़ाम के बाद में यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है, सेकंड पेपर में भी जो सिलेबस है उसी के अंतर्गत ये चीज़ें भी आ जाती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से सही विलोम युग्म कौन सा है? तो 4 विलोम युग्म आपके सामने हैं, इसमें से आपको सही विलोम युग्म बताना है। पाठ्य का सुपाठ्य, नत का अवनत, शिष्ट का विशिष्ट और संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो साथियों देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, क्योंकि संश्लिष्ट का विश्लिष्ट विलोम होता है। ये तो सही है। नत का उन्नत अवनत नहीं होता है, उन्नत होता है। पाठ्य का सुपाठ्य नहीं होता है और शिष्ट का विशिष्ट नहीं होता है। पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प गलत है। ओनली चौथा विकल्प ही विलोम की दृष्टि से सही है। तो ये विलोम युग्म ही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। तो दूसरा प्रश्न आपके देख लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द है मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक और दुरावस्था। शुद्ध अशुद्ध शब्दों की बात की जाए तो यहाँ से भी आपके एक प्रश्न जरूर आता है। अब यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द देखना है। देखिएगा, मैथिली शब्द को देखें तो एकदम शुद्ध शब्द है। प्रज्वलित भी शुद्ध है, पैतृक भी शुद्ध है, लेकिन दुरावस्था शब्द क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि शब्द होता है दुरावस्था। क्या होता है? दुरावस्था। इस प्रकार से यहाँ आ की मात्रा इसमें नहीं लगी होती है साथियों, इसलिए ये आंसर आपका होगा। दुरावस्था की जगह दुरावस्था होना चाहिए था। ये एक अशुद्ध शब्द है। तो चौथा विकल्प दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। साथ तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की संधि गलत है? जिस शब्द की संधि आपको गलत लग रही है उसका चुनाव करना है। सत प्लस मार्ग सदमार्ग, सत प्लस गति सदगति, सत प्लस धर्म सदधर्म, सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र। यहाँ पर देखिए, 3 विकल्पों में संधि सही हो रही है और एक विकल्प में संधि गलत हो रही है। तो अगर हम बात करें उस गलत विकल्प की, तो कौन सा रहेगा? एक बार आप विकल्प सोच लीजिए कि भाई ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद में हम इसका उत्तर चेक करते हैं साथियों। देखिएगा, सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्री होता है, सत प्लस गति सतगति, सत प्लस धर्म सदधर्म। तीनों में ही व्यंजन संधि हो रही है, लेकिन यहाँ पर सत प्लस मार्ग जो है सदमार्ग नहीं होगा। सत प्लस मार्ग से शब्द बनेगा सन्मार्ग। क्या बनेगा साथियों? सन्मार्ग। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प जो है ये संधि की दृष्टि से गलत है। तो यही आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 में, प्रथम विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। गुड़िया का बहुवचन होगा गुड़िया, गुड़ियों, गुड़ियों और इनमें से सभी। तो देखो, गुड़िया एक एकवचन शब्द है। इसका यदि आपको बहुवचन बनाना है तो साथियों, यहाँ प्रत्यय युक्त यदि स्त्रीलिंग कोई शब्द हो तो उसके बाद में ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है और वही उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया में भी इस प्रकार से जो हम चिड़िया लिखते हैं चिड़िया, तो साथियों उसमें भी यहाँ ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है और ये बहुवचन हो जाता है। तो इसी प्रकार गुड़िया में भी गुड़िया इस प्रकार से चंद्र बिंदु लगाने पर ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। विकल्प 1 सही हो जाता है चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। पांचवा प्रश्न है, माया सो रही है वाक्य की क्रिया किस काल में है? पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान और आसन्न भूतकाल। देखिए, माया सो रही है मतलब क्रिया अभी जारी है। तो जहां पर क्रिया अभी जारी होती है वो कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल। माया सो रही थी, अगर ऐसा होता तो वो होता अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का, विस्मयादिबोधक चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का और अर्ध विराम चिन्ह का। तो देखो, 2 विपरीतार्थक मतलब विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों के बीच में, जैसे एक तरह से यूं कह सकते हैं, एक शब्द लिखा दिन और एक शब्द लिखा रात, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
साथियों, इस प्रकार के चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विकल्प 1 बिल्कुल सही रहेगा छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिएगा, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, फिर बगल झांकना और कली खिलना। तो भाई बाहें खिलना एक मुहावरा है, इसका आपको अर्थ बताना है साथियों। बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। तो देखो, बाहें खिलना जो एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ होता है बहुत खुश होना। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 है आपके, उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द को पहचानिए। सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति और सत्कर्म। यहाँ पर अगर हम बात करें उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द, तो साथियों उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द यहाँ पर कौन सा है? विकल्प नंबर 1 सत्यवादी। क्योंकि सत्यवादी शब्द सत्य प्लस वादी, ठीक है, सत्य प्लस वादी से यहाँ पर ये शब्द बना हुआ है। अब यहाँ पर इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सद्गुण की, सत्कर्म की, सद्गति की, तो तीनों में सद यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 इसलिए सही हो जाता है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर हुआ है? तो आपको सहभागिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय छांटना है। देखिएगा विकल्प को, सह और इता, स और ता, सह और ता और स और ता। तो यहाँ पर दोनों विकल्प ये तो एक जैसे हो गए हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। सहभागिता शब्द का अगर हम विच्छेद करें तो सहभागिता शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, मैं आपको विच्छेद करके बताता हूँ। देखिए, इसमें सह उपसर्ग है, प्लस भाग यहाँ पर मूल शब्द है, प्लस इसमें इता प्रत्यय लगा हुआ है। तो मतलब इसमें सह और इता प्रत्यय लगा हुआ है। सह तो उपसर्ग और इता प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या रहेगा? सह और इता। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आएंगे। तो चलिए 10वां क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10, निम्न में से संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? संज्ञा से बना विशेषण आपको छांटना है। घुमक्कड़, अड़ियल, सड़ियल और ईर्ष्यावान। 4 विकल्प है। सबसे पहले तो आप शब्दों को पहचानिएगा, शब्दों को देखिएगा कि कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा वाला आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों ही शब्द विशेषण है, लेकिन जो संज्ञा से विशेषण बना है उसका आपको चयन यहाँ पर करना है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 10 में अगर हम सही आंसर देखें तो ईर्ष्यावान, ईर्ष्यावान जो शब्द है ये संज्ञा से बना विशेषण है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्यावान में मूल शब्द है ईर्ष्या। क्या है? ईर्ष्या। और ईर्ष्या एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? ईर्ष्या एक भाववाचक संज्ञा शब्द है साथियों। इस प्रकार ये संज्ञा से बने विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो 10वें प्रश्न में आपके चौथे विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। आपके 11वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किस विकल्प में क्रिया अपूर्ण भूतकाल में है? रेखा पुस्तक पढ़ती है, मोहन किताब पढ़ रहा था, गीता बाजार जाकर कपड़े खरीदती है, ऐसा लगता है आज बारिश होगी। 4 विकल्प है, आपको अपूर्ण भूतकाल वाला विकल्प आपको ढूंढना है इनमें से। तो बताइएगा कहां पर अपूर्ण भूतकाल वाला विकल्प आपको दिख रहा है। देखो, रेखा पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है मतलब वर्तमान की बात है, और सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत ये आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। मोहन किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था मतलब पहले की बात है, लेकिन क्रिया की पूर्णता यहाँ पर प्रकट नहीं हो रही है। पढ़ रहा था, क्या पता अभी पढ़ रहा हो, क्या पता पढ़ ली हो, पता नहीं चल रहा है। तो जहां पर क्रिया की पूर्णता का पता नहीं चलता हो और क्रिया भूतकाल में हो तो उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार साथियों दूसरा जो विकल्प है ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। किसका है? अपूर्ण भूतकाल का। ठीक है, विकल्प 2 सही रहेगा 11वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आएंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न, स्व उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? स्वार्थ में, स्वयंवर में, स्वाधीन में और स्वधर्म में। तो देखो, स्वार्थ शब्द का निर्माण किससे हुआ है? स्व प्लस अर्थ से स्वार्थ शब्द बना है, अर्थात इसमें स्व उपसर्ग है। स्वाधीन शब्द का निर्माण किससे हुआ है? स्व प्लस अधीन से स्वाधीन शब्द बना है, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? स्व उपसर्ग है। स्वधर्म शब्द का निर्माण किससे हुआ है? स्व प्लस धर्म से स्वधर्म शब्द बना है, इसमें भी स्व उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर स्वयंवर जो शब्द है साथियों, स्वयंवर शब्द स्वयं प्लस वर से, स्वयं प्लस वर से यहाँ पर शब्द बना है। इस प्रकार से स्वयं प्लस वर से शब्द क्या बना है? स्वयंवर शब्द बना है। तो इसमें स्वयं उपसर्ग है, यहाँ पर न कि स्व उपसर्ग है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 12 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न, अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। कुंती प्लस ए कौन्तेई, रघु प्लस ए राघव, कुमार प्लस ए कौमार्य, धन प्लस एक धनिक। तो देखो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाएगा कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो, क्योंकि आने वाली शिक्षक भर्ती में बिल्कुल निश्चित रूप से जैसा पिछली भर्ती में हुआ था साथियों, प्रश्न बहुत अधिक आए थे आपके, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस भर्ती में भी आपके टेस्टों से बहुत अधिक और अच्छे प्रश्न आएंगे। टेस्टों को करने से आपका माइंड जो है वो परीक्षा में प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है उसको बेस्ट बना देता है। तो यहाँ पर देखिए, कुंती प्लस ए कौन्तेई बनता है, रघु प्लस ए राघव बनता है, धन प्लस एक धनिक बनता है, लेकिन कुमार प्लस ए नहीं होता है, कुमार प्लस ये क्या होगा, कुमार प्लस ये शब्द क्या बनेगा, कौमार्य। तो यहाँ पर कुमार प्लस ए नहीं, कुमार प्लस ये आना चाहिए, इसलिए ये क्या हो गया, फिर अशुद्ध विकल्प हो गया। कुमार प्लस ये से कौमार्य शब्द बनता है, न कि कुमार प्लस ए से। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 13वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो देखो 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, आपको संज्ञा आश्रित उपवाक्य बताना है। पहला विकल्प, रमा ने कहा कि आज बरसात होगी। दूसरा विकल्प है, यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी। तीसरा विकल्प है, जैसी करनी वैसी भरनी। और चौथा विकल्प है, जब आप आओ तब मुझे बता देना। तो देखो संज्ञा आश्रित उपवाक्य की अगर हम बात करें साथियों, तो जहां पर आप दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो और की शब्द से वो वाक्य जुड़ा हो, तो निश्चित रूप से वो संज्ञा मिश्रित जो है आश्रित उपवाक्य होता है। विकल्प 1 आपका सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 15वां प्रश्न है, रोगी ने दवा पी लेकिन उसे चक्कर आ गए। यह वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और आज्ञावाचक वाक्य है। तो देखो यहाँ पर ये जो विकल्प है कि रोगी ने दवा पी लेकिन उसे चक्कर आ गए, तो लेकिन किंतु और अथवा या इस प्रकार के जो शब्द होते हैं साथियों वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत चलते हैं। तो ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके 15वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम 16वें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, किस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा, कविता, कपड़ा, आंसू और बात। तो देखो बहुवचन नहीं बनेगा, तो देखो कविता का कविताएं हो सकता है, कपड़ा का कपड़े हो सकता है, बात का बातें हो सकता है, लेकिन आंसू का आंसू नहीं होता है, वो गलत है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। तो देखो 17वां प्रश्न, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, मारामारी और यथार्थ, जीवन भर और सप्ताह, समक्ष और कन्यादान और प्रतिक्षण और पंजाब। तो साथियों यहाँ पर प्रतिक्षण एक अव्ययीभाव है लेकिन पंजाब अव्ययीभाव नहीं है, जीवन भर अव्ययीभाव है लेकिन सप्ताह अव्ययीभाव नहीं है, समक्ष अव्ययीभाव है लेकिन कन्यादान अव्ययीभाव नहीं है, लेकिन मारा मारी यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, और यथार्थ यहाँ पर इसमें भी अव्ययीभाव समास है। मतलब विकल्प नंबर जो 1 है इसमें अव्ययीभाव समास के उदाहरण दे रखे हैं। तो 17वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। तो आपके 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, उत प्लस श्वसित उच्छ्वसित, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, दिग प्लस नाग दिंगनाग, राम प्लस ईश रमेश। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें कवि प्लस इंद्र कविंद्र, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये गलत हो गया। राम प्लस ईश रमेश होगा, सॉरी राम प्लस ईश रामेश होगा, रमा प्लस ईश रमेश होता है, तो ये भी गलत हो गया। उत प्लस श्वसित उच्छ्वसित, साथियों ये उच्छ्वसित जो शब्द है, और दिग प्लस नाग दिंग नाग, तो इनमें से एक शब्द सही है। तो देखो उत प्लस श्वसित में यहाँ पर 6 में आधा यहाँ पर हलंत लगेगा, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाता है। तो सही क्वेश्चन है दिग प्लस नाग दिंग नाग। तो साथियों यहाँ विकल्प नंबर 3 जो है ये सही रहेगा। जो क है ये क ख ग घ इंगे इंगे में बदल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो विकल्प नंबर आपका 3 ही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। 19वां प्रश्न, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है,
एकाग्रचित्तता का विकास करना, लेखन गति का विकास करना, द्रुत व स्पष्ट लेखन का विकास करना और उच्चारण क्षमता का विकास करना। श्रुत लेखन का मतलब होता है सुनकर के लिखना। साथियों, सुनकर के लिखना में एकाग्रचित्तता का भी विकास होता है, लेखन गति का भी विकास होता है, द्रुत और स्पष्ट लेखन का भी विकास होता है, लेकिन इसमें उच्चारण क्षमता का विकास किसी भी प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि सुनकर के लिखा जा रहा है तो उसमें उच्चारण कहाँ हो रहा है, बिल्कुल भी उच्चारण नहीं हो रहा है उसमें। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है ये श्रुत लेखन विधि के उद्देश्यों में नहीं आता है। चौथा विकल्प ही आपका आंसर रहेगा 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे। तो 20वां प्रश्न, सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना और मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। तो देखो, मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य नहीं है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सीसी में रटने के बजाय समझने पर भी बल दिया जाता है, निदान और उपचार को प्रोत्साहित किया जाता है। निदान मतलब कमियों की जानकारी और उपचार मतलब कमियों को दूर करना। नियमित और समग्र यहाँ पर मूल्यांकन को बनाया जाता है, लेकिन प्रथम विकल्प कह रहा है कि मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि शिक्षक की भूमिका कम करना ये कोई सीसी का उद्देश्य नहीं है साथियों। तो विकल्प एक आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। तो आपके 21वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्व देंगे? अनुवाद विधि को, आगमन विधि को, निगमन विधि को, पाठ्य पुस्तक विधि को? तो उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 6 से 8 की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। आपको व्याकरण शिक्षण कराना है, चाहे आप संस्कृत व्याकरण पढ़ाओ, हिंदी व्याकरण पढ़ाओ या फिर इंग्लिश पढ़ाओ साथियों, इंग्लिश ग्रामर। तो इसके लिए यदि हम बात करें यूपीएस स्तर पर, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय होते हैं उसके व्याकरण शिक्षण के लिए हम सर्वाधिक महत्व आगमन विधि को देंगे, क्योंकि आगमन विधि जो है यही सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है व्याकरण शिक्षण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में सही है। अगर आगमन निगमन साथ में दे रखा होता है तो फिर हम उसको सही करते हैं। ठीक, तो विकल्प नंबर आपका 2 सही हो जाता है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। तो 22वां प्रश्न, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वाचन का अभ्यास और गंभीर साहित्य पढ़ना। तो देखो, पूरक पाठ्य पुस्तक मतलब पाठ्य पुस्तक की जो सहायक पाठ्य पुस्तक होती है, जो पाठ्य पुस्तक की सहायक पुस्तक होती है साथियों, उसका क्या उद्देश्य होता है? देखो, गंभीर साहित्य पढ़ना या फिर गृह कार्य करना, इस प्रकार से इसके उद्देश्य नहीं होते हैं बलपूर्वक पढ़ना, बल्कि वाचन का अभ्यास करने के लिए। जैसे छोटे छोटे बच्चों को एक मुख्य रूप से 3-4 किताबें तो दी जाती है, छोटे तीसरी चौथी वाले बच्चों को मान लीजिए आप। अब उसके अलावा उनको यहाँ पर एक्सरसाइज बुक भी, वर्कशीट बुक भी दी जाती है साथियों। तो होती है पूरक पाठ्य पुस्तक, ताकि उनका अभ्यास हो सके उससे पढ़ने का। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां प्रश्न, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण और इनमें से कोई नहीं। तो हम इनमें से कोई नहीं को तो बिल्कुल ही हटा देते हैं। 3 विकल्प आपके पास बच रहे हैं। गद्य शिक्षण का इनमें से मूल उद्देश्य सामान्य ज्ञान, जीके पढ़ाना तो नहीं होता है गद्य शिक्षण का, बल्कि 2 विकल्प जो है तो भाषा का ज्ञान कराना गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य माना जाएगा विकल्पों को देखते हुए। प्रथम विकल्प आपके 23वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 24वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा। कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों को प्रसन्न करना, बच्चों को एकाग्रचित्त करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना और बच्चों को अनुशासन में रखना। देखो, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को हम कहानी क्यों सुनाते हैं? प्रसन्न करने के लिए, ये इसका मूल उद्देश्य नहीं होता है। हालांकि प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो उसका मूल उद्देश्य नहीं होता है। एकाग्रचित्त करना, ये भी मूल उद्देश्य नहीं होता है साथियों। कल्पना शक्ति का विकास करना, ये मूल उद्देश्य होता है, क्योंकि कहानियां अधिकतर काल्पनिक होती है, कल्पनाओं पर आधारित होती है। अतः बच्चों में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास करना। थर्ड विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न, सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया।
प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, और चौथा विकल्प है शांतिपूर्वक सुनना। तो सुनना, चारों ही चीजें सुनने के बारे में आपसे यहाँ पर बता रखी है, चारों ही चीजें। लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा आपको लग रहा है? तो देखो, सुनना में सबसे बेस्ट होता है कि पहली चीज तो है कि दूसरों की बात आप ध्यानपूर्वक सुनो, सुनने में रुचि होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया भी दी जानी चाहिए। केवल ध्यानपूर्वक सुनने से ही काम नहीं चलेगा, अपनी प्रतिक्रिया देना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरा विकल्प आपका 25वें पृष्ठ में सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो 26वां प्रश्न, ये देखिए 26वें क्वेश्चन को, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचय कराना, और विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। तो भाई, एकांकी पाठ जो पाठ्य पुस्तक में रखे जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। तो समीक्षा करने के लिए रखे जाते हैं, या एकांकी लिखना सिखाने के लिए रखे जाते हैं बच्चों के लिए, विधा से परिचय कराना, ये जो तीनों ही चीजें हैं ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चौथा विकल्प कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों में, अलग अलग संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना बच्चों में ही एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य माना जाता है। चौथा विकल्प 26वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। तो चलिए 27वें प्रश्न को देखते हैं। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है आंखों देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना, और कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो भाई, लेखन कुशलता की बात की जा रही है साथियों। अगर सृजनात्मक लेखन है तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अधूरी कहानी को पूरा करना, ये भी सृजनात्मकता के बारे में बता रहा है। आंखों देखी घटनाओं को लिखना, तो साथियों एक तरह से वो भी माइंड में यहाँ पर दबाव बनाकर या माइंड को अच्छी तरह से फ्री कर हम उस चीज को, आंखों देखी घटनाओं को लिख सकते हैं। लेकिन प्रतिलिपि में क्या होता है? डायरेक्टली कोई चीज लिखी हुई है उसकी नकल करना होता है साथियों। तो ये होती है प्रतिलिपि। इसका मतलब ये है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। दूसरा विकल्प आपके 27वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो चलिए 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 28। देखो 28वां प्रश्न है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन केवल कविताओं पर ही लागू होता है। पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, और अर्थ को समझने में मदद करता है। तो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन जो होता है साथियों, केवल कविताओं पर ही नहीं, कहानियों पर, निबंधों पर, इन पे भी हो सकता है, या फिर गद्यांश, पद्यांश, बहुत सारी चीजें होती है। एकमात्र आदर्श रूप यही नहीं है, और भी आदर्श रूप हो सकते हैं। पहली और अनिवार्य शर्त बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसका जो चौथा विकल्प है यही इसका सही आंसर होगा। अर्थ को समझने में ये मदद करता है। 28वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। देखो, पठन के प्रकारों में स्वर सहित जो पठन किया जाता है वो होता है सस्वर पठन। मन ही मन में जो पठन किया जाता है वो होता है मौन पठन। तीव्र गति से जो पठन किया जाता है वो होता है द्रुत पठन। लेकिन अर्थ पठन जैसा कोई प्रकार नहीं होता है। मतलब यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही है 29वें में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। अभी जो सेकंड पेपर होगा या और फर्स्ट पेपर होगा, दोनों की तैयारी में साथ साथ आपको इसी चैनल पर करवाने वाला हूँ। देखो, सेकंड पेपर में क्या है, 60% सिलेबस बदलाव है, 40% सिलेबस जो अभी आप वर्तमान में पढ़ रहे हो ये आने वाला है साथियों। तो रीट में भी यही रहेगा, और 40% सिलेबस वहां पर सेकंड पेपर में भी यही रहेगा। लेकिन वहां 60% सिलेबस राजस्थान की जीके आएगी, तो जीके को भी हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अशुद्ध उच्चारण का कारण है प्रयत्न लाघव, अक्षर ज्ञान, वागेंद्रियों में विकार और सामाजिक विकार। तो भाई, अशुद्ध उच्चारण का कारण अक्षर ज्ञान या सामाजिक विकार नहीं होता है, बल्कि वागेंद्रिया मतलब जो इंद्रिया, जो बोलने में जो स्वतंत्र वगैरह जो चीजें होती है, अगर इनमें विकार आ जाता है तो इससे अशुद्ध उच्चारण होता है। दूसरा विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। ये टेस्ट पूरा हुआ, नीचे कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं साथियों। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो कि भाई इसमें तो ये सही होना चाहिए था, तो नीचे आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर कोई कमी आपको वीडियो में लगे हो तो बिल्कुल नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी का।